शशि सर, जो अभी जिस तरीके से भाजपा चल रही है और जो दो लोग कहा यह जाता है कि ये दो लोग ही पूरी पार्टी चला रहे हैं, तो अगर उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को देखा जाए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो उसके हिसाब से ये कदम क्या मायने रखता है, क्या समझा जाए इस कदम से? जो अभी स्वामी जी ने बताया और जनारायण व्यास जी ने बात रखी, वो वही बात है। क्योंकि जो पार्टी चलाने वाले लोग हैं, उनके अपने पनिश करने के तरीके होते हैं। तो कांग्रेस के ज़माने में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा होता था कि कोई हेवीवेट पॉलिटिशियन को अगर पनिशमेंट करनी है, तो उसको अच्छी पनिशमेंट होती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको कैबिनेट दे देते थे। उससे नीचे वाली मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर देते थे, फिर राज्यपाल कर देते थे, और उससे नीचे वाले आप उसको और कहीं प्रभारी बना देते थे पार्टी के भीतर। तो कुल मिलाकर कुछ उसी प्रकार की हायरार्की भाजपा में भी अभी धीरे धीरे नजर आने लगी है। तो ये जो हुआ है, तो ये प्रभारी बनाना, और व्यास जी की बात एकदम दुरुस्त है। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी मोहन भाई देलकर और वो लोग कंट्रोल करते थे, जिनकी बहुत ही संशयास्पद, मतलब सस्पिशियस आत्महत्या हुई है मुंबई में, जो केस मुंबई पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और उस बैकग्राउंड पर जो बाई इलेक्शन हुए, तो उनकी वाइफ को क्या, कलाबेन देलकर, वो शिवसेना के तरफ से लड़ी और जीत कर आई। तो पहली बार शिवसेना को महाराष्ट्र के बाहर एक सांसद मिला। ये सारा बैकग्राउंड है। तो इस पृष्ठभूमि पर दादरा नगर हवेली का प्रभारी करना, तो ये कोई हेट स्पीच के लिए बख्शिश देने वाली बात नहीं है। ये तो एक पनिशमेंट है, लेकिन इस पनिशमेंट का हेट स्पीच के साथ या मानहानि के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब राहुल गांधी की मानहानि का मुकदमा किया, इसलिए उनको पनिश किया गया है या उनको रिवार्ड किया गया, ऐसा कोई संबंध नहीं है। वो अपनी जगह पे, क्योंकि ये सारे तमाम लोग मानहानि के मुकदमा करने वाले या हेट स्पीच करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी जहाँ जहाँ जरूरत थी या है, वहां पर उनको बिल्कुल बाकायदा प्रोटेक्शन दिया गया, उनको प्रमोट भी किया गया। हमारे यहाँ साध्वी प्रज्ञा सिंह है, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह के सारे जो स्टेटमेंट्स है, और 26/11 के लड़ाई में जो शहीद हुए हेमंत करकरे, जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन की थी, जिनको इन्होंने श्राप दिया था, तथाकथित श्राप साध्वी का, है ना, उनको तो सांसद बना दिया उन्होंने। तो ये खेल चलते रहेगा। इन इन प्रिंसिपल भाजपा के इन बड़े नेताओं का, ये दो नेताओं का भूमिका बहुत स्पष्ट है कि जो भी हिंदुत्व की राजनीति आपको करनी या हेट स्पीच आपको चलाने हैं, उसको सही समय पर जब उनको लगे तब उसको रिवार्ड दिया जाएगा। और रिवार्ड देने के बाद, बख्शिश देने के बाद, कोई गारंटी नहीं कि आप वही बने रहोगे। तो बाकी के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपका कद भी छोटा किया जा सकता है। तो कद किसका छोटा करना है या बड़ा करना है, ये दो नेता तय कर रहे हैं। और बारीकी तो व्यास जी ने बहुत रखी हुई है, जो गुजरात के इंटरनल पॉलिटिक्स, खास करके सूरत और उसके आसपास के इलाके का है। तो यहाँ पर तो हमको दिख रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि लोकसभा में सूरत और उसके आसपास कुछ उसका इम्पैक्ट होता है क्या। दादरा नगर हवेली में कुछ नहीं होगा, लेकिन जो शख्स 1 लाख मार्जिन से जीत कर आया है, तो लोकसभा चुनाव में सूरत और नवसारी के बेल्ट में कुछ खेल करता है क्या, वो देखते हैं। क्योंकि दो लोग पार्टी को जरूर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी चल रही है, लेकिन हेकड़ी जो होती है ना, वो हेकड़ी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। इस हेकड़ी को अंदर से भी दाढ़ी का हाथ लगा लगा कर भी लोग अंदर से सेंध मार देते, अपने ही लोग मार देते। तो कुछ वो परिस्थिति भी हो सकती, वो भी संभावनाएं है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये सारे अपॉइंटमेंट्स को हमको देखना होगा और उसको ज्यादा महत्व नहीं देना होगा। महत्व अगर देना है तो उस केस को देना पड़ेगा कि भाई मानहानि मुकदमे का आगे क्या हुआ। सारे मोदी का जो वाक्य था, और जिसके बाद उन्होंने जो सारे 2-3 मोदियों का नाम लिया, ललित मोदी, नीरव मोदी से लेकर, इस मुद्दे को लेकर बात करो ना आप।
आप मुसलमान को सारे, हमने बहुत कई बार सुना है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। इस प्रकार का तर्क हमने कई बार सुना है, पब्लिक डोमेन में सुना है, अंदर खाने में सुना है। उस मामले में मानहानि क्यों नहीं हो पाती फिर, कि जहां पर आप एक पूरे समुदाय को इस तरह से टारगेट कर देते हो या कुछ व्यक्तियों को आप टारगेट कर देते हो, तो मानहानि की चर्चा हो तो बात समझ में आएगी, और उस दायरे में सारी चर्चा चलती है तो ठीक है। बाकी ये प्रभारी विभारी कुछ जी मतलब नहीं, प्रभारी एक अभी हो गया, उनको एक एक करके निपटा रहे लोगों को, और कुछ नहीं। जी जी शशि सर, अभी चूंकि संजय राउत का भी जिक्र आ रहा था, ये मामला थोड़ा अलग है, हम जिस सब्जेक्ट पे हैं उससे थोड़ा अलग जा रहे हैं अब आपके पास। अभी आज एक एफआईआर दर्ज हुई है संजय राउत के ऊपर, प्रियंका चतुर्वेदी और शायद उसमें आदित्य ठाकरे, 3 लोगों का मराठा आरक्षण को लेकर के। तो ये क्या सीन है, और आखिर मराठा आरक्षण को लेकर के तो आंदोलन पहले से चल रहा था, तो इसमें एक पार्टी को टारगेट क्यों किया गया है? ये एक तरह की डाइवर्जन टैक्टिक्स होती है कि आप मूल सवाल को अगर एड्रेस नहीं कर पाते हो या करना नहीं चाहते हो, तो फिर उसको बाईपास कर दो, उसको डाइवर्ट कर दो, फिर पूरी मीडिया उसमें लग जाती है। अभी दिन भर यही चलेगा, कल से यही चल रहा है कि भाई एफआईआर फट गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर इन लोगों का क्या होगा आगे, पहले ही संजय राउत पर केस है तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। उसके मेरिट और उसके सारी बातों में हम लोग जाते ही नहीं है। तो बीजेपी की ये रणनीति रही है, और काफी 9-10 साल से तो हम लोग करीब से देख रहे सारे लोग कि हमेशा कुछ इस प्रकार के मुश्किल में जब भी भाजपा आ जाती है या सरकार उनकी आ जाती है, तब वो इस प्रकार के कुछ जुमले या कुछ कांड या कुछ चीजें ऐसे कर देते और फिर डाइवर्ट कर देते। अब मराठा आरक्षण का सवाल है, तो मराठा आरक्षण पे तो सीधी सीधी बात होनी चाहिए ना, कि भाई मराठा आरक्षण को आप रिजर्वेशन देना चाहते हो या नहीं चाहते हो, देना चाहते हो तो किस तरह से दे सकते हो, दे सकते हो तो मराठा के रूप में नहीं दे सकते, तो उसको तो किसी प्रवर्ग में देना पड़ेगा, तो प्रवर्ग में देना है तो ओबीसी में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। बहुत सीधे 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 सवाल है, लेकिन आप उलझा के रखो, घुमा घुमा के, उससे क्या होता है, फिर मराठा वर्सेस ओबीसी झगड़ा लग जाता है, और फिर हम ओबीसी वोट को कंसोलिडेट कर देंगे, मराठा वोट को कंफ्यूज कर देंगे, मराठा नेता हमारे जेब में रखेंगे तो मराठा वोट भी आ जाएगा, ओबीसी वोट तो हमारा है ही। ये इस प्रकार की गणित ये इसके पीछे रखने की कोशिश होती है। दूसरा फैक्टर है कि ओबीसी वोट बैंक में, महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक में दो बड़े प्रबल दावेदार है, एक भाजपा और दूसरी शिवसेना है। दोनों बेसिकली ओबीसी पार्टीज है, भले उसके नेतृत्व अपर कास्ट रहे हो, लेकिन उनका जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली ओबीसी का रहा है, और दोनों ओबीसी पे दावा करती है। और अभी ये जो मराठा आरक्षण के बहाने देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के बाकी तमाम नेता है, उनकी जो रणनीति दिख रही है वो ऐसे लग रही मुझे कि मराठा आइसोलेट करके ओबीसी वोट कंसोलिडेट कर देना चाहते हैं बीजेपी पार्टी के पास, और मराठा का शीर्ष नेतृत्व जितना भी है, मराठा पॉलिटिक्स करने वाला, उस नेतृत्व को, उन नेताओं को अपने जेब में डाल दो, तो वो मराठा वोट का देख लेंगे, वो संभाल लेंगे मराठा वोट, और हम अपना पूरा ओबीसी वोट कंसोलिडेट कर लेंगे। तो सेना जो कंटेंडर बन जाती है शिवसेना, तो उसको भी यहाँ कट टू साइज कर लो इस बहाने से। शशि सर, मुझे एक चीज और जरा जल्दी से समझा दीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मराठा आरक्षण पर इस समय महाराष्ट्र की सरकार जो कदम उठा रही है, जिस तरीके से वो उसमें स्टेप ले रही है, राहुल गांधी बीते समय से लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, अमित शाह को यह बयान देना पड़ा मजबूरन कि हम इससे जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा जो है अब इस मुद्दे के ऊपर अपनी मात को देखते हुए भाजपा के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि वो एंटर कहां से करे इस मामले में, तो महाराष्ट्र उसका एंट्री पॉइंट बने और वो फिर ओबीसी और जो जाति जनगणना का मुद्दा है उस तरफ कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करे? नहीं, इसमें ये फंसते जा रहे, मैं उसी पे आ रहा था कि ये जो सारी कवायद आप कर रहे हो, तो अल्टीमेटली उसका लॉजिकल एंड कहाँ पर आ जाता है। तो जो बिहार ने किया, या राहुल गांधी जिस बात को बोल रहे कि जाति आधारित जनगणना कर लो, किसकी कितनी संख्या पता चल जाएगा, तो ये सारे आरक्षण के मसले आप हल कर सकते हो। अब एकदम सीधी सीधी बात हो जाती है ना। तो महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि ओबीसी के बीच में भी ये बात बहुत
गहराई से जा रही है कि हमको केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मराठा आरक्षण करने वाले जरांगे पाटिल को बोला जाता है कि आपको आरक्षण दिया जाएगा, और वहां से उठकर ओबीसी नेताओं को मिला जाता है और उनको बोला जाता है कि आपके आरक्षण को धक्का नहीं लगाया जाएगा। ये जो बातें ना, दोगलापन जो है, ये जिसको मराठी में हम बोलते हैं डबल ढोलकी, कि दोनों वजह से आप ढोलकी बजाओगे, तो दोनों बाजू से ढोलकी हर बार नहीं बजती, और ये लोग अभी समझ रहे। तो भाजपा के पूरा हो क्या रहा है, स्पेशली कास्ट सेंसस वाला मुद्दा जब से आगे आया है, उसका तोड़ जो है वो भाजपा अभी भी निकाल नहीं पा रही। और इंटरेस्टिंगली आप देखिए ना कि 90s में मंडल कमीशन के रिपोर्ट ने के खिलाफ में, मंडल वाली राजनीति के खिलाफ में, मतलब ओबीसी हितों के खिलाफ में भाजपा खड़ी थी, कमंडल का राजनीति कर दिया। अब वही भाजपा अभी के दौर में ओबीसी हितों की बात कर रही है, ओबीसी आरक्षण की रक्षा करने के नाम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं कर रही। तो महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ ये है कि जो पॉलिटिकल क्रीम है सत्ताधारियों का, वो क्रीम तो भाजपा के साथ चला गया, तो दिख रहा है। लेकिन समाज के भीतर का जो असंतोष है, उस असंतोष को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जितना इस तरह की ये लोग हरकतें करेंगे, उतना लोगों का रोष, लोगों का असंतोष उभर कर आएगा। तो मराठा आरक्षण के मामले में जो कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, और कंट्रोल वे उस आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश की, वो बूमरैंग हो चुका है। आज मराठा उनके खिलाफ है, ओबीसी उनके खिलाफ है, धनगर और आदिवासी दोनों के बीच में इन्होंने झगड़ा लगाने की कोशिश करी, आज दोनों भी इनके खिलाफ है। कल परसों हम लोग बिरसा मुंडा जयंती के प्रोग्राम महाराष्ट्र में आदिवासी इलाके में देखे, तो सब में मणिपुर फिर एक बार छाया हुआ, और मणिपुर की जब भी बात आएगी तो मोदी की बात आएगी। तो भाजपा की ये जो भी सारी कवायद कर रही है, वो कवायद मूल मुद्दों को बाईपास करने की है, और इससे वो बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल उनको मूल मुद्दे को एड्रेस करना ही पड़ेगा। और देख लीजिएगा, अब इतनी देर हो चुकी है कि भाजपा कल अगर डिक्लेयर कर दे अमित शाह या मोदी जी कि हम लोग कास्ट सेंसस करेंगे, अब देर हो चुकी है। अगर वो बोलेंगे तो भी फंसे, नहीं बोले तो भी फंसे। जी जी। जयनारायण सर, एक चीज जो अभी अखिल सर भी कह रहे थे कि रास्ता दिखा दिया है भाजपा ने, एक लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था। अखिल सर से ये सवाल मैं पहले एक बार कर चुका हूं इस मामले में थोड़ा सा, जब हम लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, जब एक नाथ शिंदे की सरकार बनी थी, और उस समय पर इस बात की चर्चा हुई थी। आज मैं वही सवाल आपसे करना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी अगर सत्ताईन, यानी कि इस पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी कांग्रेस, और जिस तरीके से आज हम सारी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो मीडिया को लेकर के हो, चंद उद्योगपतियों को लेकर के हो, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। उसकी बड़ी वजह ये कही जाती है कि तमाम सारे जो नेता हैं, जो आज यहां बैठे हैं, कल जब सत्ता आ जाएगी वो वहां चले जाएंगे, और उन्हीं उद्योगपतियों की, उन्हीं मीडिया हाउसेस की, सबकी वो जो है लाइजनिंग करवाना वहां शुरू कर देंगे, और सारी चीजें बदल जाती हैं। तो क्या कांग्रेस को अब आप इतना मेच्योर मान रहे हैं, आज की इस नई कांग्रेस को आप इतना मेच्योर मान रहे हैं कि कांग्रेस इस फर्क को समझ पाए, और आज जो चीजें जैसी हो रही हैं वो उनके राज्य में अगर वो सत्ता में आते हैं तो उस समय पर वैसी ना हो, और ये जो तथाकथित लाइजनर्स हैं जो यहां बैठे हैं और कल वहां जाएंगे, ये तय है कि जाएंगे ही जाएंगे, तो वो फिर वहां पर उनकी दुकान कितनी चल पाएगी? तो क्या आज कांग्रेस इतनी मेच्योर है कि वो दुकान ना चलने दे? देखिए, कुछ तो मेच्योरिटी इनबिल्ट होती है। जैसे एक 14-15 साल का बच्चा है, उसमें 14-15 साल के जितनी मेच्योरिटी होती है, मगर अगर उसका पिताजी गुजर जाए और उसके बाद फिर उस पर जो जिम्मेवारी आ जाती है, वो उसको एडिशनली मैच्योर बना देती है। आप जो मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो या भाजपा ने तो अपना दिवाला निकाल दिया है। मैं नहीं मानता, मैं अगर शायद स्वामी साहब मेरे से सहमत हो या ना हो, मैं बहुत अज्ञान इंसान हूँ इस बाबत में, एकेडमिशियन नहीं हूँ, मगर मैं ये मान रहा हूँ कि जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 4 टुकड़े होंगे, और ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं होगी सर। तो ये परिस्थिति की ओर ये लोग जा रहे हैं। जैसे परवाना शम्मा को देखता है
और उसमें उलझता है। महाराष्ट्र की बात करें तो पहली गलती तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को आगे करके की। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है और अब तक यानी यस्टरडे तक उनका जो मैन फ्राइडे था वो देवेंद्र फडणवीस था। उन्होंने अजीत दादा को शपथ विधि भी कराई, ये भी कराया, वो भी कराया, फिर नाराज होके वो नायब मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, झक मार के बनना पड़ा। ये सब चीजें जो है ना देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने जो आगे किया उसका खामियाजा तो अभी भुगतना है इनको। तो ये चीजें आगे आएगी। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीट है, 47 सीट है जैसे आप जानते हैं। अब महाराष्ट्र में भाजपा तब बलिष्ठ थी जब शिवसेना और भाजपा जुड़ के लड़ते थे। जब शिवसेना और भाजपा इकट्ठे नहीं आएंगे, और मैं मानता हूं कि शरद पवार में उतना तो बुद्धि का दिवाला नहीं निकल गया है कि ये इन मौके पे इनको जीवतदान दे देगा इनके साथ अपना लॉट थ्रो करके। तो मैं मानता हूं कि ये समय भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में अगर सब ठीक चला तो 2 अंकों में पहुंचते हुए भी पसीना छूट जाएगा अगर सब ठीक चला। और एकनाथ शिंदे कोई मास लीडर नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा थाने के लीडर है। वो महाराष्ट्र में उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, उसकी कोई जड़ें नहीं है। तो महाराष्ट्र का जो जो इनको खामियाजा भुगतना है वो तो अब भुगतना है, अभी समय आ रहा है। आहिस्ता 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 करके उन्होंने शिवसेना को ऐसे सामने रखी है कि अब वो चाहे तो भी उनसे साथ नहीं बैठेंगे। जो महानगर पालिका वहां का कॉर्पोरेशन है वो शिवसेना के पास है, यानी कि पैसे की कोटरी जो जो कोठली है वो शिवसेना कंट्रोल करेगी। ये परिस्थिति में भाजपा को महाराष्ट्र से जितना वो डैमेज कंट्रोल करना है कर ले। अगर वो 10 से ऊपर निकल जाए तो उनको हम अभिनंदन देंगे, अगर यही जो इक्वेशंस रहे तो। जी, जी। ये बात है। अब आप जी, 1 मिनट आप जी, 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 राय साहब 1 ही मिनट में मैं खत्म जी, जी, करूंगा। हाँ, हाँ, केजरीवाल की बात कर रहे थे। इनको जब जिस आदमी का काम खत्म हो जाता है ना तो टॉयलेट पेपर की तरफ फेंक देते हैं। गुजरात में अगर केजरीवाल नहीं लड़े होते तो कांग्रेस की 70 से 75 बैठकें बिल्कुल निश्चित थी। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये ये कूटनीति की जीत है। केजरीवाल ने जो सीटें खराब की वो उसकी वजह से भाजपा की सीटें बढ़ी, कांग्रेस की सीटें कम हुई। कांग्रेस की करीब 40 सीट ऐसी है जो 5000 से कम मत से हारे हैं और वहां 5000 से ज्यादा मत आम आदमी पार्टी ले गई है। ऐसे तो और भी है, मगर मैं मानता हूं कि कम से कम इन्होंने 50 सीटों पे कांग्रेस को नुकसान कराया है। तो केजरीवाल को तब अक्ल नहीं थी, पंजाब में उनकी जरूरत थी क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर जो थे राजा, वो जरा कम से कम उसकी एक वो थी तो लड़ाई झगड़े करा के फिर उन्होंने पंजाब कब्जे कर लिया। भगवत सिंह मान वहां राज कर रहे हैं। मनोहर खट्टर तो मैं कहता हूं कि ये इनकी जाने की घड़ियां अब गिनना चाहिए, क्योंकि जाट आंदोलन के बाद और हमारे मलिक साहब जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं उसके बाद मनोहर खट्टर के लिए तो कोई मैं आशा का किरण नहीं देखता। पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज जाटलैंड, वहां भी यही हाल होने वाला। तो कांग्रेस को मिले न मिले, मगर भाजपा कहां से वोट लाएगी वो मेरी समझ में नहीं आता। कर्नाटक में नहीं मिलेंगे, तमिलनाडु में नहीं मिलेंगे, और ये आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे, यहाँ बिहार में नहीं मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में एक सेंध लग जाएगी। तो भाजपा वोट लाएगी कहां से? उसका एक ही रास्ता है। मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट इनको देता हूं। हमारी टीम जब पाकिस्तान जाती थी और हारती थी तब हम कहते थे कि भाई वहां तो हम 11 खिलाड़ियों से खेलते हैं, वो 13 खिलाड़ियों से खेलते हैं, 11 क्रिकेटर्स और 2 एम्पायर्स। तो अगर मशीन भी खेला यहाँ तो फिर हो सकता है कुछ भी, या तो फिर इनकी जो मिसयूज ऑफ दी गवर्नमेंट मशीनरी हुआ तो भी वो, मगर फिर भी वो अकेले सरकार बनाने के कहीं भी नजदीक आए
आज की तारीख में नहीं दिखता है। कल उठ के राय साहब कुछ भी हो सकता है। जी, चलते चलते आप तीनों से एक ही सवाल मेरा रहेगा। जो अभी चुनाव हो रहे हैं, इसमें 3 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हो गए, 2 राज्यों के चुनाव होने हैं। सर, क्या स्थिति दिख रही है, क्या खबरें आ रही हैं, जो तमाम लगातार कई सारे अपडेट्स आते जा रहे हैं उसके हिसाब से? शशि सर। तो स्वामी जी और व्यास साहब दोनों से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के बारे में ही थोड़ा सा सवाल कर सकते हैं अगर करना है तो, लेकिन बाकी का रिजल्ट तो हमको लगभग क्लियर कट दिख रहा है। और जाते जाते इतना है कि ये 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट के आधार पर जो तलवार म्यान है अभी, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। और महाराष्ट्र में अभी आपने जो पूछा था ठाकरे और इन सब का, यही बेवकूफ़ी वाले चक्कर होते हैं ना। आप डाइवर्ट करने के चक्कर में क्या कर देते हो, उनको और प्रोमिनेंस दे देते हो। मुंबई का ठाकरे पर जो एफआईआर फाइल कर दिया, उससे मुंबई में आदित्य ठाकरे की इमेज और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी के लिए लड़ने वाला है। ये पहला एफआईआर हो गया उसके, अब वो तो एंजॉय करेंगे। और ऐसे कांड शिवसेना ने पहले भी किए। तो 5 राज्य के चुनाव खत्म होने दो, भाजपा के भीतर जितने भी कांग्रेसी है या एनसीपी वाले हैं, वो अपना खेल शुरू करेंगे। भाजपा के भीतर के भाजपाई, ओरिजिनल भाजपाई जो है, वो अपनी तलवारें निकालेंगे। और गर्दन तो दिख रही है सबको, ये तो गर्दन ऊपर लटका के खड़े ही हैं। तो मौका जिस दिन मिलेगा उस दिन तो तलवारें चलने वाली है, ये तो दिख रहा है। बशर्ते वही वो 2 अंपायर वाला चक्कर है, क्योंकि यहाँ पर अंपायर पर ही किसी का भरोसा नहीं है। बाकी तो खेल और खेल के नियम के आधार पर बोले तो एनालिसिस बहुत क्लियर कट आ रहा है, आप किसी को भी पूछ लो। अंपायर वाला मामला किसी की समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ भी रहा तो उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते।